आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः रशिया से आई एक रिपोर्ट के बारे में। आप सब जानते हैं कि एरो इंडिया के बाद से रूस भारत को एक के बाद एक SU-57 से जुड़े जो इंटरेस्टिंग ऑफर्स है वो देता जा रहा है। और इसी बीच रशिया की स्टेट ओन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन रोस्टेक ने सुखोई 30 MKI की जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैसिलिटी है जहां पर इस समय सुखोई 30 MKI का निर्माण किया जा रहा है उसको भली भांति SU-57 के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। इंडियन मीडिया को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रशियन ऑफिशियल्स ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी है नासिक फैसिलिटी को लेकर। उन्होंने कहा कि नासिक की जो फैसिलिटी है वो करेंटली 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को प्रतिवर्ष बना सकती है, लेकिन अगर भारत सुखोई 57 प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो इसी फैसिलिटी से तकरीबन 14 SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि SU-57 के ज़्यादा प्रोडक्शन के पीछे की वजह यह है कि सुखोई 30 MKI की तुलना में SU-57 फैलन का जो डायमेंशन है वो कम है। उन्होंने कहा यही कारण है कि कम डायमेंशन के चलते जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ है वो हमें देखने को मिलेगा। एडिशनली रोस्टेक के ऑफिशियल ने कुछ स्पेसिफिक डायमेंशनल डिफरेंसेस को भी सामने रखा है जो कि दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, जो आपको समझने में मदद करेंगे कि क्यों यहाँ पर जो प्रोडक्शन स्केल है उसको बढ़ा के बताया जा रहा है। दरअसल ये जो 16.67% का इंक्रीज है एनुअल प्रोडक्शन रेट में, जो कि 12 से लेकर 14 फाइटर जेट्स का है, इसके पीछे SU-57E का जो स्मॉलर फुटप्रिंट है सुखोई 30 MKI की तुलना में वो जिम्मेवार है। क्योंकि रोस्टेक की बात माने तो यहाँ पर जो नासिक की फैसिलिटी है वहाँ पर टूलिंग और मशीनरी 70% से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी को शेयर करती है जो कि सुखोई 30 MKI के निर्माण में यूज़ की जाती है। उन्हीं का इस्तेमाल SU-57 के प्रोडक्शन में भी किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा भारत को एक्सटेंसिव अपग्रेड और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सुखोई 57 का निर्माण आराम से भारत में किया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने कुछ डायमेंशनल कंपैरिजन सामने रखे हैं जो कि हमें सुखोई 30 MKI और सुखोई 57 के बीच में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो लेंथ की बात की गई है उसमें रोस्टेक ने कहा है कि सुखोई 30 MKI बेसिकली SU-57 से 8.76% ज़्यादा बड़ा है। वहीं विंग स्पैन की बात करें तो सुखोई 30 MKI का विंग स्पैन सुखोई 57 की तुलना में 4.76% ज़्यादा बड़ा है। हाइट की बात करें तो सुखोई 30 MKI SU-57 की तुलना में 20.69% तक ज़्यादा लंबा है, यानी कि जो मैसिव साइज है SU-30 MKI का उसकी तुलना में SU-57 का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। और अगर हम इन फिगर्स के आधार पर बात करें तो SU-57 का जो स्मॉल डायमेंशन है ये कहीं ना कहीं हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करेगा और यही कारण है कि रशिया ये क्लेम कर रहा है कि भारत में तकरीबन 14 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। और अगर हम SU-57 की बात करते हैं तो SU-57 सुखोई 30 MKI के साइज के कंपैरिजन में 89.6% सिमिलरिटी रखता है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो SU-57 सुखोई 30 MKI के ओवरऑल साइज का 89.60% है और ये जो 10.40% का डिफरेंस है ये निसंदेह काफ़ी ज़्यादा भारत की मदद करने वाला है। कुल मिलाकर के रूस यहाँ पर हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिसके अंतर्गत SU-57 फैलन का जो निर्माण है वो भारत में किया जा सके और भारत को इसके लिए अट्रैक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से अगर हम थोड़ा हट के बात करें तो आपको एक और चीज़ बता दें कि कल ही रूस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने रखी गई है जहाँ पर रोस्टेक के ऑफिशियल ने स्पुतनिक को अपना एक इंटरव्यू दिया है, जहाँ पर स्पुतनिक इंडिया में कुछ नए जो हथियार हैं जो कि SU-57 के साथ भारत को मिलेंगे उनको लेकर बातचीत करी गई है। अगर हम हथियारों की बात करें तो इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं अब इनको लेकर बातचीत करी गई है और ये कहा गया है कि रशिया भारत के साथ मिलकर के जो एडवांस 5th जनरेशन की मिसाइल्स हैं इनको बनाना चाहता है और यहाँ पर कुछ नाम भी सामने रखे गए हैं। आइए जान लेते हैं वो नाम क्या क्या हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ चुनिंदा मिसाइल्स के नाम इंडिकेट किए गए हैं जो कि रशिया भारत में बनाना चाहता है। इसमें सबसे पहली जो मिसाइल है वो होने वाली है RWV-MD2 जो कि 5th जनरेशन की शॉर्ट रेंज मिसाइल होने वाली है। इसके अलावा RWV-BD जो कि एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली है, यह प्रपोज करी गई है। इसके अलावा KS-69 जो कि लो ऑब्जर्वेबल मिसाइल होने वाली है, ये भी रूस के द्वारा प्रपोज करी गई है। और इससे हटके KS-35UE जो कि एक एंटीशिप मिसाइल है, ये भी प्रपोज करी गई है। KS-38MLE जो कि मीडियम रेंज की मिसाइल है, ये रूस ने ऑफर करी है। KH-58 USHKE जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये भी रूस की तरफ से भारत को ऑफर किया गया है।
और उन्होंने ये कहा है कि ये मिसाइल सिर्फ फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए कंपैटिबल नहीं होंगी, लेकिन अगर भारत चाहे तो सुखोई 30 MKI, मिग-29 UPG और अपने तेजस जैसे प्लेटफॉर्म में भी इनको इंटीग्रेट कर सकता है, जिनसे कि इनकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि Su-57 को लेकर किस हद तक रूस ऑफर कर रहा है और क्या-क्या ऑफर कर रहा है। डिफेंस एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि अगर भारतीय वायुसेना FGFA को कंसीडर करती है, तो भारतीय वायुसेना की पहली प्राथमिकता Su-57 होनी चाहिए। हालांकि ये बात भी सत्य है कि इसी महीने के अंत तक अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर आने वाले हैं और F-35 को लेकर संभावित जो प्रस्ताव है भारत के लिए, वो टेबल पर होगा। और F-35 भी अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन दे रहा है भारत को या Su-57 को भारत के रेस में, जहां पर वो अमेरिका अब इंगित कर रहा है कि वो इच्छुक है अपने FGFA को ऑफर करने के लिए। लेकिन जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है, जब बात स्वतंत्रता की आती है, जब बात अपग्रेड और कस्टमाइजेशन की आती है, तो डिफेंस एक्सपर्ट्स अभी भी Su-57 को यहाँ पर एज देते हैं और F-35 के चांसेस को थोड़ा कम यहाँ पर बताया जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि F-35 के लिए ज़रूरी इकोसिस्टम हमारे पास नहीं है। क्या हम उसमें जो सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं वो कर पाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। क्या इंडियन मेड वेपन सिस्टम उसमें देखने को मिलेंगे, ये भी एक सवाल है। और क्या भारत के मौजूदा रशियन प्लेटफॉर्म से उसमें एरियल रिफ्यूलिंग हो पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो F-35 के चांसेस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो जाते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि ये चीज़ें डील हो नहीं सकती, लेकिन अगर हम डिफेंस एनालिस्ट की बात माने तो वो इसको थोड़ा कम आंक के देख रहे हैं। Su-57 की जहाँ तक बात रही, अगर भारत इनको एक्सेप्ट करता है तो फिर यहाँ पर रूस ने ये भी क्लेम किया है कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाले भविष्य में उनके Su-57 के लिए विकसित करी जाएगी, उसका एक्सेस भी भारत को मिलेगा, जिसमें एडवांस इंजन भी होंगे, एडवांस वेपनरी भी होगी। और सबसे खास बात तो वो है कि वो इसके ट्विन सीटर वेरिएंट को भी तैयार करने के लिए यहाँ पर रेडी हो गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ट्विन सीटर वेरिएंट है वो भारत की विशेष डिमांड पर पूरे किए जा सकते हैं। इसके अलावा लॉयल विंगमैन प्रोग्राम भी इससे संलग्न हो सकता है और भारत के जितने भी इंडियन मेड वेपन सिस्टम है उन सभी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रूस पूरी तरीके से मान चुका है। तो अब ये भारतीय वायुसेना के पक्ष में बात है कि भारतीय वायुसेना की डिमांड क्या है और कैसे भारतीय वायुसेना अपने इस लक्ष्य को पूरा करती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी अपना जो प्रोग्राम है, जो कि उनका मिशन 2047 है, उसको प्रस्तावित कर दिया है, जहां पर तकरीबन 60 फाइटर स्क्वाड्रन को एक्वायर करने की बात की जा रही है। तो संभावित एक उसमें हमें कोई FGFA देखने को मिले। अब वो कौन सा होगा वो हमें आने वाले निकट भविष्य में पता चलेगा। खैर, आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पर जो बेसिकली जो HAL है उसके साथ मिलकर के भारत को ये डिसीजन लेना चाहिए कि एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में हो सके? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।